आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा लेकर आ रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको 2 अंक की महापुरुष बता दी है, 3 अंक की महापुरुष बता दी होगी और 2 अंक की महापुरुष उनका मैं सॉल्यूशन के साथ भी लेकर चल रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन की सीरीज में आपका क्या है, पार्ट 3 होगे, फाइनल पार्ट है आपका 2 अंकी वाला। इसके बाद मैं आपको 3 अंकी वाली बता दूंगा। तो क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 हिंदी आपका हिस्ट्री 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। तो प्लेलिस्ट में आपको क्या क्रम से वीडियो मिल जाएगी, जहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको वस्तुनिष्ठ भी मिल जाएंगे, मैप भी मैंने आपको करवाया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो क्रम से आप तैयारी करते जाइएगा प्लेलिस्ट पर जाकर। तो 2 अंकी महापुरुष देखने वाले पार्ट 3 से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट क्वेश्चन आप तैयार करते हैं वारंटी के साथ दोस्तों, आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे इतिहास के पेपर में। तो ढूंढोगे अगर तो ही रास्ता मिलेगा, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। ओके, अगर आपने जो परसेंटेज सोची है तो ये नहीं कि आप बैठे बैठे सोचते हैं ओके तो आपको क्या मिल जाएगी। ओके, जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आप बस देखते जा रहे हैं, उसको मेहनत नहीं करने ना पढ़ रहे हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है। जो मैं बताते जाऊँ पढ़ते जाइएगा, याद करते जाइएगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा लगातार। ओके, तभी आप क्या है अपनी मंजिल यानी जो आपने परसेंटेज डिसाइड की है उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न है तो सबके आंसर लगभग 2-2, 3-3 लाइन के होंगे। पढ़ते वीडियो को देखते ही देखते क्या है याद करने का प्रयास करिएगा। ओके, 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गांवों को छोटा गणराज्य क्यों कहा। ओके, मतलब जो विदेशी आए उन्होंने कहा कि भारत के क्या है छोटे गणराज्य है। ओके, क्यों कहा तो 19वीं सदी के कुछ विदेशी अंग्रेज अफसर ने भारतीय गांवों को क्या है एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर में पर भाईचारे के साथ क्या है संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक क्या थे। ओके, तो मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक आपको बताना है। पहला आपका घटक है खेतीहर किसान, दूसरा है पंचायत, तीसरा था गांव का मुखिया जिसे क्या है मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। अब ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये आपका आता है एक वाक्य में कि गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, तो गांव के मुखिया को हम क्या है मुकद्दम कहते हैं और या मंडल कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के आपके 3 घटक कौन है, किसान होते थे, एक पर पंचायत होती है, फिर एक गाँव का मुखिया होता था। ओके, नेक्स्ट है जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे। ओके, तो कौन कौन से क्या तरीके अपनाते, तो पहला है जमींदार अपनी जमींदारी के कुछ भाग परिवार की महिलाओं के नाम कर देते थे। दूसरा क्या है जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करते थे, इस कारण क्या है जमीन नीलाम कर दी जाती थी, लेकिन जमींदार अपने लोगों से ही खरीदवा लेते थे। ओके, मतलब क्या है जमींदार क्या है किस प्रकार से अपनी जमीन को बचाते थे या फिर क्या है किस प्रकार से टैक्स की चोरी करते थे, वो पूरा इसमें बताया गया है कि वो अपनी जमीन क्या है दूसरों के नाम मतलब अपनी परिवार की महिलाओं के नाम पर कर देते थे, या फिर राजस्व टैक्स पूरा देते नहीं थे जितना जिनका अंग्रेजों ने कहा उतना टैक्स नहीं देते थे। तो ओके, इसी कारण क्या है नीलाम कर देते थे। अंग्रेज क्या करते थे, जो भूमि है वो उसे छीन कर दूसरे को दे देते, अब दूसरे को देंगे तो उन्हीं के लोग क्या है उन्हें जमीन खरीद लेते थे। नेक्स्ट है दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रोधित क्यों थे। देख लेते हैं दक्कन में मतलब क्रोधित क्यों थे। दक्कन में कृषि उत्पादों की कीमत में तेजी गिरावट आई, वहीं दूसरी ओर क्या है राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। कंपनी उपज का लगभग 50% रैयत से लेती थी। रैयत उस हालत में नहीं थी कि इस बड़ी मांग का पूरा कर सके। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रीति रिवाज का भी उल्लंघन नहीं कर रहे थे, इसी कारण क्या रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रोधित थे। मतलब सीधे क्या है 50% जितना उपज हो उसका 50% दो और भूमि उतना दे नहीं रही थी। इस कारण से क्या है ये क्रोधित थे। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है। अब इसका रटने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक बार सुन लिया है पढ़ लिया है, बस आपके पेपर में आप अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग इस्लामिक राष्ट्र के लिए चलाया जाने वाला एक हिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना क्या थी, इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसमें क्या है भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियम के दर्जे के रूप में दी जानी थी। नेक्स्ट शाही भारतीय नौसेना ने कब और क्यों विद्रोह किया, तो शाही भारतीय नौसेना ने 18 फरवरी 1946 को ब्रिटिश हुकूमत के विभेदात्मक नीति के खिलाफ क्या विद्रोह कर दिया। आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या एक वाक्य नहीं पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बी एन राव कौन थे। तो बी एन राव संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के संवैधानिक सलाहकार थे। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में क्या कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो देख लेते क्या कहा। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हुए कहा, ये ध्यान रखिएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया,
13 दिसंबर 1946 को। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उद्देश्य प्रस्ताव में बोलते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से भी उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते थे कि भारत में संविधान के आदर्श व प्रावधान कहीं और जगह से उठाए गए नहीं है। भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित है वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप है और उनके स्वीकार होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट इस प्रकार क्वेश्चन आता है और प्रीवियस पेपर में आ चुका है कि पृथक निर्वाचन की मांग में गोविंद बल्लभ पंत ने क्या ऐलान किया या क्या कहा? तो पृथक निर्वाचन की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या है? खतरनाक है। ये लाइन आपको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, सिंधु वासियों ने के धार्मिक जीवन की 2 विशेषताएं लिखी होगी। सिंधुवासी मतलब यहाँ हड़प्पा सभ्यता वाले की बात हो रही है। तो सिंधुवासी पूजा पाठ में क्या विश्वास रखते थे? धार्मिक जीवन बताना धर्म के प्रति क्या था? तो पहले क्या है? पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। दूसरा है, ये लोग देवताओं के साथ वृक्षों, पशुओं और क्या सांपों, पत्थरों की भी पूजा करते थे। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम एक पुरातात्विकवेत्ता थे जिन्होंने भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता था। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बांटो से क्या? बंटो मतलब बाटो की बात हो रही है। बाटो जो हम भी यूज करते हैं जब तराजू में तौलते हैं, तो उन्हीं बाटो की बात हो रही है। तो वस्तुओं को तौलने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता था उसे बाट कहते थे। बाट एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। बाट चढ़ नामक पत्थर के बनाए जाते थे और ये किसी भी तरह के क्या निशान से रहित घनाकार होते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता एक नगर सभ्यता थी। कोई 2 बिंदु लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो क्या है कि सिंधु सभ्यता थी एक नगर सभ्यता थी। ये आपको 2 बिंदु बताना कि किस के कारण हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगर सभ्यता थी। तो पहला है कि इस संस्कृति में नगरों में सड़कों का निर्माण किया गया था। वो एक दूसरे से क्या समकोण में काटती थी और क्या है चौराहों का निर्माण करती थी। दूसरा है, मकानों का विन्यास एक महाजाल की तरह था। इन मकानों में आराम की सभी व्यवस्थाएं थी। मकान पक्की ईंटों के थे। ये थे, यही इन 2 पॉइंट के कारण हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सिंधु सभ्यता थी कि नगर सभ्यता थी। आगे नेक्स्ट हमसे है क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत आने से पहले इब्न बतूता कौन सी यात्राएं कर चुका था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो भारत आने से पहले इब्न बतूता मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की क्या है? यात्रा कर चुका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद उस नाम रखिएगा। सीरिया की कर चुका है, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका और मक्का की, इन सब की क्या है? यात्रा कर चुका था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपने हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया। हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही ऑल चैप्टर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, मैपिंग वाला सेक्शन मिल जाएगा। मतलब आप क्या है आप कम समय में कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे हिस्ट्री कोर्स में। तो हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है। तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको हिस्ट्री का कोर्स दिया जा रहा होगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10वीं से 17वीं शताब्दी तक भारत आने वाले मुख्य यात्री कौन कौन से थे? मतलब इस समय कौन कौन से यात्री आए? तो लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी जितने भी आपके नाम है वो सब वो चर्चा हुई आपके चैप्टर में, वो सभी क्या है इसी के बीच आए थे। तो हमने क्या चैप्टर में कौन कौन से यात्री पढ़े हैं? अली बिरुनी के बारे में पढ़ा, इब्न बतूता है, फ्रांस वर्नियर पढ़ा, अब्दुल रज्जाक पढ़ा, ओके, बारबोसा पढ़ा, तरमीर पढ़ा, मनुकी पढ़ा, ये सभी क्या ओके ये सभी थे। तो जितने भी आपको नाम है, इब्न बतूता हो गया, आपका फ्रांस वर्नियर, जितने भी नाम है सब आप लिख दीजिए क्योंकि सभी इतने के समय में आए थे। नेक्स्ट है, बली कौन थे होते थे? ओके, तो बली या औलिया एक अरबी मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है मालिक या संरक्षक या रक्षक या मित्र। ओके, यह आमतौर पर मुसलमानों द्वारा एक इस्लामी संत को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। ओके, जिस प्रकार से अपने यहाँ अपन संत को क्या कह देते हैं, यहाँ पंडित यूज करते होंगे, इसी बार से मुसलमानों में क्या है बलि को यूज कर दी थी। ओके, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह यहाँ किसकी पूजा की जाती थी? इस प्रकार से क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। तो पता ही आपको प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। यहाँ क्या है विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण एवं उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की पूजा की जाती थी। ओके, और ये उड़ीसा आपको जगन्नाथ ये आपको क्या है मैप पे भी तैयार कर लीजिए। मैं आपको मैपिंग वाला वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था मंदिर भी आपके क्या मैप में पूछ लिए जाते क्योंकि देखिए इससे संबंधित आपके क्या चैप्टर में बात है। नेक्स्ट है, यमन से क्या है? तो यमन आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का भाषा का शब्द जिसका प्रयोग है यूनानी तथा उत्तर पश्चिम से उप महाद्वीपों में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने यमन राज्य आपका स्थापना स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों धारण कर ली? ओके, तो क्या है आपका स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों धारण की? किसने? कृष्णदेव राय ने। ओके, तो ये आपको इसको बताना है। कृष्णदेव राय ने नदी का बहाव बदलकर रायचूर, गुलबर्ग आदि दुर्गों को जीत लिया था। ओके, किंतु प्राचीन हिंदू राजाओं के आदर्श के अनुसार
महमूद शाह को फिर से उसका राज लौटा दिया और इस प्रकार उन्होंने कहा यवन राज्य का स्थापनाचार्य की उपाधि की गई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जाति पंचायतें समाज पर किस प्रकार नियंत्रण रखती थी? ओके, तो गांव में प्रत्येक जाति की पंचायतें होती थी जिन्हें क्या है जाति पंचायत कहा जाता था। ओके, मतलब गांव की पंचायत को क्या पंचायत कहा जाता, जाति शब्द जोड़ दिए गए, मतलब जाति वाइज जाति होंगी इसलिए जाति पंचायत का नाम दे दिया। ओके, यह निम्न प्रकार के समाज में नियंत्रण रखती थी। पहला क्या है, राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के दीवानी के झगड़ों का क्या निपटारा करती थी और जमीन के क्या झगड़ों का भी हल करती थी। दूसरा, ये जातिगत मानदंडों के अनुसार क्या शादी तय करती थी, ये हो जाता है। नेक्स्ट है, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे? ओके, तो देख लेते हैं। मुगल भारत में जमींदार जमीन के मालिक होते थे। ग्रामीण समाज में उनकी क्या है ऊंची हैसियत होती थी। जमींदारों की समृद्धि का मुख्य कारण थी उनकी क्या है विस्तृत व्यक्तिगत, मुख्य कारण क्या है तो उनके पास क्या है उनकी व्यक्तिगत क्या है बहुत सारी जमीन होती थी, जैसे क्या है मिल्कियत कहा जाता था। उन्हें राज्य की ओर से कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त होता था। बहुत सारी जमीन थी, साथ ही कर भी वसूल रहा है। तो बस क्या आधे ज्यादा तो अपने ही में रख लेते हैं, अंग्रेजों बहुत कम देते होंगे। तो पूरा पैसा लगभग बचाते हैं, इसलिए क्या इसकी समृद्धि थी। समृद्ध थे जमींदार। नेक्स्ट है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? ओके, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। और ये भी आपको तैयार करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि संथाल विद्रोह कब हुआ और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना। ओके, नहीं देख लेते हैं। तो क्या है, संथालों के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या विद्रोह क्यों किया? तो अंग्रेज अधिकारियों ने संथालों के नियंत्रित प्रदेशों और भू भागों में मूल्यवान पत्थरों और खनिज की खोजने की कोशिश की। साथ ही क्या है, कुछ अंग्रेज संथालों की जीवन शैली की कठोर आलोचना करते थे। वे पर्यावरण संरक्षण की चिंता न करके क्या है वनों की कटाई, कृषि विस्तार के समर्थक थे। ऐसा करने से संथालों को मिलने वाले स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, शिकार स्थलों, चारागाहों और वन में रह रहे पशुओं और जीव जंतुओं तथा उत्पादों की प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। ओके, तो संथाल की उनसे विद्रोह किया। अंग्रेज क्या करते थे कि जो उनकी जमीन है, उनकी जमीन वहाँ के खुदाई करके बहुमूल्य ये खनिज प्राप्त करते, हीरा वगैरह ये सब। ओके, और दूसरा क्या है कि ये उनकी बुराई करते, उनकी जीवन शैली की साथ ही उनके क्या है ये जो बनी की कटाई करते थे। ओके, जो कि क्या है संथालों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए क्या है विद्रोह कर दिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था और इस्तमारी बंदोबस्त व्यवस्था में दो अंतर। ओके, अंतर आपको आज जाना, लेकिन आपको अंतर जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये दोनों व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। दोनों व्यवस्था संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आ जाता कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? ओके, अंग्रेजों क्या उद्देश्य थे? इस्तमारी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की? ओके, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों कब लागू की गई, सन बताइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट अक्सर आता है। ओके, तो ये ओके, और तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता जरूर होना चाहिए। ओके, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत किसान को क्या है भूमि का स्वामी माना गया। ओके, और इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में इस व्यवस्था में जमींदार क्या भूमि का स्वामी होता था। इसमें कौन रैयतवाड़ी में कौन है? किसान मालिक है, जबकि क्या है इस्तेमारी में कौन मालिक है? जमींदार मालिक। ओके, किसान कुछ नहीं है, जमींदार मालिक होता था। ओके, रैयतवाड़ी में क्या होता था कि राजस्व का निर्धारक तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौली की भूमि नहीं होती थी। मतलब क्या है इसमें अंग्रेजों ने कहा रैयतवाड़ी व्यवस्था में कि किसान बढ़िया उपज करे और जो भी वो टैक्स है वो सीधे आके मुझे एक कंपनी में जमा कर दे। ओके, ऐसा नहीं, पहले क्या है ऐसा क्या होता था कि किसान क्या है जमींदार को टैक्स देते थे और जमींदार पर क्या है इकट्ठा करके किसे देते थे? अंग्रेज को देते थे। तो इसमें क्या है बिचौलिया या जमींदार को हटा दिया, सीधे क्या है किसान क्या है अंग्रेजों को देने लगे ओके टैक्स। और इस्तेमारी में क्या था कि जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती थी। मतलब किसानों से जितना चाहे लूटो, लेकिन एक फिक्स कर दिया कि तुम्हें 100 रुपए देने, 200 रुपए करने, चाहे तुम किसानों से कहते 500 रुपए 1000 रुपए भी लो, लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया कि तुम्हें इतना देना ही पड़ेगा। ओके, इसलिए इनकी मजे रह जाती थी, ये किसानों से अच्छा पैसा लूटते थे जमींदार और वहाँ फिक्स देते थे। ओके, इस प्रकार से जो आयु आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही इनकी सनियात के लिए कब लागू किया गई और यही आपको अच्छे से तैयार कर लें। दोनों के बारे में अगर पूछा जाता तो रैयतवाड़ी के बारे में आए तो ये लिख दीजिएगा, इस्तेमारी के बारे में आए तो ये लिख दीजिए। बस इतना ही इनके पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी को क्यों हिरासत में ले लिया गया? तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त किया तब ब्रिटिश सरकार ने यह अनुभव किया कि गांधी जी की स्थिति क्या कमजोर पड़ गई है। उन्होंने कहा राजद्रोह के अपराध में 10 मार्च 1922 में 6 साल इससे की सजा सुनाई गई तथा उन्हें कहा हिरासत में ले लिए गए। जैसे चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? गांधी जी चरखे को एक आदर्श समाज का प्रतीक के रूप में देखते थे। उनका विचार था कि चरखा गरीबों की पूरक आमदनी प्रदान करता है, उन्हें आर्थिक दृष्टि से संबल भी बनाता है। चरखा क्या होता है? चरखा नॉर्मल कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी ले सकता है। साथ ही क्या जब सूद काटेंगे तो इससे क्या है आमदनी का भी जरिया बन जाएगा, ये गांधी जी ने बताया।
साथ ही क्या है चरखा जन सामान्य से संबंधित था और आर्थिक प्रगति का प्रतीक। आर्थिक प्रगति मतलब उसे लोग क्या है घर में बैठे ही काम कर करके पैसे कमा सकते थे, इसलिए इसे क्या है राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चुना गया। यही कारण है कि आपने अगर देखें आप उस आज़ादी से पहले के राष्ट्रध्वज है अपना, ओके, उसमें क्या है जो बीच में अभी तिल्लियां बनी रहती है अपने राष्ट्रध्वज में, ओके, उसके स्थान पर पहले क्या था चरखा बना हुआ था। ओके, जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो गांधी जी के कारण, गांधी जी क्योंकि इसे क्या है राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते थे, इसलिए उन्होंने क्या है चरखे कच्चे ने किसमें बनाया था, अपने राष्ट्रध्वज में भी बनवाया था। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए क्यों आत्मघाती साबित होगी। ओके, देख लेते हैं। तो 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा। ओके, अब देखिए गोविंद बल्लभ पंत ने पृथक निर्वाचन के संबंध में क्या कहा, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है और आ भी चुका है। तो गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। उन्हें क्या है बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग अलग कर दिया गया तो वे कभी भी खुद को क्या है बहुसंख्यकों में क्या है रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची क्या है देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर क्या केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या कानून बना सकती है, परंतु क्या है टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही क्या प्रभावी होगा। मतलब क्या है कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर क्या है केंद्र भी अपना नियम बना सकती है और राज्य भी नियम बना सकती है। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों का टकराव हो गया, मतलब केंद्र का इस प्रकार का नियम न बना, लेकिन राज्य का संविधान में लिखा तो कि मैं तो नियम बना सकता हूँ उस विषय में। ओके, जब टकराव हो जाए तो किसकी बात मानी जाएगी, मेन लीडर कौन रहेगा, केंद्र रहेगा, केंद्र की बात मानी जाएगी, वही बताएगा केंद्र क्या है प्रभावी रहता है। इस तीसरी सूची को ही क्या समवर्ती सूची कहा जाता है। इस सूची में क्या 47 विषय है, इसमें विवाह, तलाक, दंड विधि, दीवानी कानून, ये सब भी आपके इसमें ये सब टॉपिक शामिल हो गए। बस आपको इतना बस ध्यान रखिए, 2 लाइन आपकी लिखी हुई है बस। हो गए, साथ ही दोस्तों आपको क्या है समवर्ती हो गई और केंद्रीय सूची भी तैयार कर लीजिएगा, दोनों महत्वपूर्ण हो गए। नेक्स्ट हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हो, तो हिंदुस्तानी भाषा उसे कहते हैं जिसमें हिंदी और क्या उर्दू एकीकृत रूप से हो, मतलब हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के मिक्सचर को समझ लीजिएगा, हम यहाँ कहेंगे हिंदुस्तानी भाषा। ओके, या हिंदी और उर्दू दोनों की बोलचाल की भाषा थी। इसमें संस्कृत के तहत तत्सम एवं अरबी फारसी के शब्द भी क्या है बहुत कम थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या संविधान की प्रस्तावना न्याय संगत है। ओके, तो पूछा गया जा कि क्या संविधान की प्रस्तावना न्याय संगत है। तो संविधान की प्रस्तावना न्याय संगत है क्योंकि प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में नहीं स्वीकार किया है। मतलब जो अब संविधान है, संविधान के पहले एक प्रस्तावना हो गई तो वो भाग नहीं है, लेकिन वो क्या है उसका मेन मुख्य रोल निभाती। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जैसे है और संविधान नहीं पढ़ना चाहता पूरा, लेकिन वो जानना चाहता कि भाई संविधान में इतने मोटे संविधान में लिखा क्या है, तो अगर वो प्रस्तावना पढ़ लेता है तो उसे पूरा नॉलेज हो जाएगा कि इस संविधान में किस किस टॉपिक की बात की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रस्तावना में क्या है वर्णित उद्देश्यों को क्या है यदि सरकार पूरा नहीं करती है तो हम इसे क्या है न्यायालय में भी क्या है चुनौती नहीं दे सकते। ये आपका बताया गया, कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको 2 अंक की महत्व प्रश्न कंप्लीट करा दी है। आगे मैं आपको 3 अंक की महत्व प्रश्न देखेंगे, ओके, और 4 अंक की प्रश्न आपको बताऊंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल वीडियो करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।